आयोजन किया गया है। शाम 6 बजे बीजेपी की अहम बैठक होनी है और इसमें बीजेपी के सभी बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके अलावा बंगले पर जो बवाल चल रहा है उस पर भी हमारी नजर है, क्योंकि करीब 20 साल के बाद लालू राबड़ी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास छोड़ना होगा। इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। आगे बात करेंगे सोना तस्करी के बड़े रैकेट के खुलासे की और आखिर में हम बात करेंगे बिहार में शुरू हुई कोल्ड अटैक की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन 9 की 9 खबर। और देखिए, बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना होगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। आरजेडी का यह आरोप है कि यह बदले की राजनीति है। दस सर्कुलर रोड पटना का वो सरकारी बंगला जिसकी पहचान करीब 20 साल से लालू परिवार के राजनीतिक और सरकारी पते के रूप में रही है। इस बंगले ने चुनाव में आरजेडी की जीत का जश्न देखा है तो हार का सन्नाटा भी। इसने छठ की छटा देखी है तो बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण भी देखे हैं। लेकिन अब लालू परिवार का पता बदलने जा रहा है। अब राबड़ी आवास के तौर पर आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर रोड नहीं होगा। कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी यहीं ठहरते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका एक अलग बंगला जरूर है, लेकिन पूरा परिवार जो है यहाँ रहता है। लेकिन अब सरकार जब बड़ी बहुमत से मिली है तो उसने एक बड़ा फैसला लिया है और 10 सर्कुलर रोड जो है वो खाली करने का आदेश दिया है। नई सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने नए सिरे से बंगला अलॉट करना शुरू कर दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। आवास जो है वो अब राबड़ी देवी का है। राबड़ी देवी जो है उनको अब मिलने वाला है। तो ये एक नया पता जो है वो राबड़ी देवी का अब हो गया है। पहले 10 सर्कुलर रोड से हट करके अब ये देखिए, और आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस 39 सर्कुलर जो हार्डिंग रोड है वो एक नया पता है। आरजेडी के नेता इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राबड़ी देवी को ये 10 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ था। 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के सरकारी आवास के साथ साथ पूरे लालू परिवार का पता रहा है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के नाते अलग आवास आवंटित है, लेकिन पूरा परिवार 10 सर्कुलर रोड में ही रहता रहा है। लेकिन अब राबड़ी देवी इसी नए पते 39 हार्डिंग रोड से अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करेंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना ही होगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी का पता बदलने पर सियासत सुलग गई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। चुनाव के परिणाम से इस आवास को कोई मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 28 वर्षों से ये क्रमांकित है मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है विधान परिषद के अंदर। तो क्रमांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं। और देखिए, राबड़ी आवास खाली करने पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि खाली करते समय कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान न हो, इसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि पिछले बार 5 देश रत्न मार्ग से खाली करते समय टोटी चुरा ली गई थी। देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। और आइए अब खबर को जानते हैं। खबर क्या है? दरअसल खबर यह है कि राबड़ी देवी को अपने सरकारी आवास जिसमें वो रह रहे थे उसे खाली करने का नोटिस दे दिया गया है और उन्हें दूसरा बंगला अलॉट किया गया है। यानी कि 10 सर्कुलर वाला आवास छोड़कर उन्हें नए बंगले में जाना होगा। राबड़ी देवी का पता अब बदल जाएगा। अब तक है इनका पता 10 सर्कुलर रोड, लेकिन अब जब बदलाव का फैसला ले लिया गया है तो अब नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड। तो आप समझ रहे हैं कि खबर क्या है। उन्हें अपने आवास को छोड़ना है। अब सबसे जरूरी ये जानना है कि राबड़ी देवी का पता बदलना आखिर चर्चा में क्यों है, क्यों इसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, दरअसल राबड़ी देवी इस आवास में 20 से अधिक वर्षों से रह रही थी। 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड ही इनका सरकारी पता था। तो अब चूंकि 20 साल से लालू परिवार यहां पर रह रहा है, तो 20 साल बाद आवास खाली करने के नोटिस की वजह से ये चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों, जब 2 दशकों से वो परिवार वहां रह रहा है तो उन्हें बदलना होगा। अब ये जानते हैं कि 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस आखिर क्यों दिया गया। इसी सवाल का आपको जवाब देते हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का बंगला है 10 सर्कुलर रोड और राबड़ी देवी अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते 39 हार्डिंग रोड आवंटित हैं। मंगलवार को बिहार के भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के साथ साथ बिहार विधान परिषद राबड़ी देवी के लिए भी नए आवास का आवंटन कर दिया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से औपचारिक पत्र भी इस बाबत जारी कर दिया गया है। पत्र में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि चूंकि राबड़ी देवी अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, इसीलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे से हार्डिंग रोड का ये नया बंगला आवंटित किया जा रहा है। तो देखिए, सरकारी आवास किस आधार पर आवंटित होता है ये भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। 10 सर्कुलर रोड बंगला पूर्व मुख्यमंत्री के कोटे का है। नियमानुसार जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी अन्य संवैधानिक पद जैसे कि नेता प्रतिपक्ष पर चला जाता है तो उसे उसी पद के अनुसार नए आवास आवंटित कर दिया जाता है और पुराना बंगला उन्हें खाली करना होता है। और यही वजह है कि राबड़ी देवी को भी ये नोटिस भेजा गया है। बढ़ते आगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक है। बिहार चुनाव में जीत के बाद तमाम बड़े नेता जुटेंगे। शाम 6 बजे बीजेपी की अहम बैठक होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल होंगे। बिहार चुनाव में काम करने वाले सभी प्रवासी नेता शामिल होंगे। बिहार चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद जेपी नड्डा के आवास पर सबका धन्यवाद और स्वागत किया जाएगा और इसीलिए गेट टुगेदर रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चुनाव में जीत के बाद ये गेट टुगेदर रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक है। बिहार चुनाव में जीत के बाद तमाम बड़े और दिग्गज नेता जुटेंगे। शाम 6 बजे बीजेपी की अहम बैठक होनी है और इसी बैठक में दोनों डिप्टी सीएम को शामिल होना है, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई है। और देखिए, तेजस्वी यादव ने भी एक अहम बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव में मिली हार के बाद ये बैठक बुलाई गई। मगध प्रमंडल के उम्मीदवार बुलाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को भी बुला लिया गया है। चुनाव से जुड़े कागजात के साथ उन्हें बुलाया गया। तेजस्वी यादव हार की समीक्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी को मिली करारी हार के बाद अलग अलग क्षेत्रों में जहां उनकी पैठ थी, जहां वो जीत सकते थे या जीता करते थे, वहां भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। और यही वजह है कि गहन तौर पर समीक्षा की जा रही है कि आखिर क्या गलतियां हुई, किस वजह से जो हमारा क्षेत्र था वहां पर भी जनता ने हमें प्यार नहीं दिया, हमें वोट नहीं किया। इसीलिए मगध प्रमंडल के उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है, प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है ताकि समीक्षा की जाए। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई होनी है। केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि एसआईआर में गंभीर तौर पर खामियां हैं और यही वजह है कि इसकी जांच और समीक्षा होना
अनिवार्य है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने हैं और इसी को चुनौती दी गई है और इसी याचिका पर आज सुनवाई होगी। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद तीखा और विवादित बयान दिया है। ममता ने कहा है कि एसआईआर के नाम पर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और अगर उनके ऊपर किसी तरह का हमला हुआ तो वो भारत को हिलाकर रख देंगी। इस बयान ने बंगाल से दिल्ली तक हलचल मचाकर रख दी है। মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ভয় পাবেন না। আপনাদের কাউকে, যারা আপনারা এখানকার জেনুইন ভোটার, আগে ভোট দিয়েছেন 2024-এও, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইলেক্টেড হয়েছে কোন লিস্টে? 24-এর লিস্টে। তাহলে সে লিস্ট যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো গভর্নমেন্টও বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে কারো বিরুদ্ধে কুৎসা করছি না, আমি আর্গুমেন্ট করছি তর্কের খাতিরে। এবার আপনারা আমাকে বলুন, তুমি এতদিন এসআইআর করার টাইম পেলে না, ইলেকশনের 2 মাসের আগে তোমার মাথায় শিরশিরি দিচ্ছ তুমি হামাগুড়ি, কি না তো কাকে বাদ দেবে আর কাকে বাদ দেবে না। और देखिए, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की तलाश वाराणसी और लखनऊ पुलिस कर रही है। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर भड़काऊ पोस्ट मामले में वाराणसी में नेहा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी के लंका थाने में और लखनऊ के हजरतगंज थाने में ये केस दर्ज हुआ है। सोमवार को वाराणसी पुलिस नेहा के सुशांत गोल्फ सिटी के फ्लैट पर पहुंची थी। नेहा के नहीं मिलने पर वहां दारोगा ने नोटिस चस्पा किया था। हजरतगंज पुलिस नेहा को 2 नोटिस पहले ही भेज चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेरर अटैक को लेकर विवादित बयान देने के बाद नेहा की मुश्किलें बढ़ी हुई है और वो फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। और इसी बीच किशनगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। सोना तस्करी के मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपए का सोना जब्त किया गया। सूखी लकड़ी के ढेर में छिपाकर तस्करी की गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं। सोना तस्करी के मामले का खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपए का सोना जब्त किया गया। सूखी लकड़ी के ढेर में छिपाकर तस्करी की गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पुलिस ने कार्रवाई की और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरा से बड़ी खबर आ रही है। अपराधियों ने छात्र को गोली मार दी। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई। छात्र को 2 गोली लग गई। छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। ऑपरेशन के बाद बुलेट निकाली गई। धरहरा सीमेंट फैक्ट्री के पास ये वारदात हुई है। बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं। अपराधियों ने छात्र को गोली मारी है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई। छात्र को 2 गोली लग गई। छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। ऑपरेशन के बाद बुलेट निकाली गई। धरहरा सीमेंट फैक्ट्री के पास वारदात हुई है। एक जमीरा के पास का लड़का है, जमीरा गांव पास में आरा से है। 2 गोली लगी है, एक थाई कमर के नीचे, एक शोल्डर ज्वाइंट पे। तो पूरी तरह से मामला क्लियर नहीं हो पाया है, बट हम लोगों ने गोली निकाल दी है। ब्लीडिंग सिक्योर है। पेशेंट का कंडीशन अभी एट प्रेजेंट स्टेबल है। नवादा से बड़ी खबर आ रही है। साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई। साइबर डीएसपी ने छापेमारी की। 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। लोन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। छापेमारी से भवानी बिगहा गांव में हड़कंप मच गया है। लोगों को झांसा देकर ठगी का काम करता था। इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से आपको बता रहे हैं। साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात मौसम के मिजाज की करेंगे। खबर भागलपुर से है, जहां आसपास के जिलों में तापमान में गिरावट होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। वहीं दिन में पछुआ हवा की वजह से कनकनी बढ़ गई है। सुबह और शाम ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ने से लोगों को ठंड से राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। के जिलों में तेजी से मौसम बदल रहा है। तापमान में गिरावट होने के कारण ठंड बढ़ गई है, तो वहीं दिन में पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। सुबह और शाम लोगों को ज़्यादा ठंड महसूस होती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण
लोगों को ठंड से राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन सुबह सुबह धुंध और ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से लगातार मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों की जो दिनचर्या है वो साफ तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में और तेजी से मौसम में बदलाव होगा और तापमान में गिरावट होगी, जिससे कि ठंड बढ़ने के आसार हैं। साथ ही साथ लोगों को शीतलहर का भी आने वाले दिनों में सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल सुबह शाम लोगों को ठंड महसूस होती है, तो वहीं दिन में पछुआ हवा के कारण लोग ज्यादा कनकनी महसूस करते हैं। तो साफ तौर पर पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा कर रख दी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और देखिए, बिहार में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। सर्दी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। राजधानी पटना में सुबह ठंड महसूस होगी, हालांकि दिन का तापमान सामान्य रह सकता है। विभाग ने लोगों से बदलते मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है और ठंड का जो असर है वो लगातार दिखाई पड़ रहा है। और मौसम विभाग की अगर जानकारी के मुताबिक अगर जाने तो अगले 4 दिनों में ठंड का जो असर है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है। धीरे धीरे ठंड जो है वो बढ़ने वाली है। और अभी से आपको बता दें कि जिस कदर में पिछले 2 से 3 दिनों में ठंड का जो असर बढ़ा है और जो तापमान है, तापमान में भी जो है वो गिरावट आई है। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अगले 4 दिनों में ये जो लगातार है वो तापमान में गिरावट आ सकती है। और इस गिरते हुए तापमान का असर ये होगा कि जो ठंड है उसमें तेज़ी से जो है वो बढ़ोतरी होगी। और आपको बता दूं कि अगर पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगातार जो है वो मौसम जो है वो लगातार ठंडी होती गई है। और पिछले दिनों सबसे कम जो तापमान है वो औरंगाबाद में 11 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस जो है वो मापा गया है। और आपको बता दें कि पूर्णिया जैसे जगहों पे जो विजिबिलिटी है वो लगभग 600 मीटर तक है। तो माना जा रहा है कि आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में जो है वो हल्का हल्का कुहासा जो है वो भी पड़ सकता है, जिसके कारण विजिबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। राजधानी पटना की बात करें तो हल्की ठंड सुबह में ज़रूर रह रही है, लेकिन पूरे दिन जो है वो तापमान सामान्य है। लोगों से अपील की जा रही है कि बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे लोग जो हैं वो सावधान रहें और सतर्क रहें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी जिले के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली लगातार जारी है। नानपुर प्रखंड के रायपुर स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहां महीनों से ना तो डॉक्टर पहुंचते हैं और ना ही स्वास्थ्य कर्मी। अस्पताल पर हमेशा ताला ही लटका रहता है, जिससे स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दूर दराज तक का सफर तय करना पड़ता है। सरकार स्वास्थ्य सुविधा में लगातार सुधार की बात कर रहा है, लेकिन हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के रायपुर में यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके ऊपर तकरीबन 1.5 लाख की आबादी के इलाज की जिम्मेवारी है। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है। पूरी तरीके से यह स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हो चुका है और यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है, स्वास्थ्य कर्मियों का डिप्टोशन किया गया है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है। पूरी तरीके से यह स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ आने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का जो लाभ होता है वह मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक की है, बावजूद इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सका है। आप तस्वीर देख सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ जंगल झाड़ उपज पड़े हैं, बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अस्पताल में ताले लगे हुए हैं। तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है, इस स्वास्थ्य केंद्र से लोगों को कितनी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलता होगा। तो इस तस्वीर को देखने के बाद से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में